नमस्कार, एनएनटीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का जो ये खेल अब समाप्त हुआ है, इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत में सत्ता जीती नहीं जाती, खरीदी जाती है। कभी भी ये तलवार के या मैदान में नहीं जीती गई है, बल्कि सदियों से यह खरीदी गई है। जो सक्षम है वही खरीद सकता है और वो खरीद लेता है। महाराष्ट्र में जो ड्रामा चल रहा है, और वही ड्रामा कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश और उससे कुछ पहले कर्नाटक और उसके पहले गोवा में खेला गया था। तो इस बीच में लोगों का आकलन है कि महाराष्ट्र में शायद पर एमएलए 35-40 करोड़ का खर्चा आया है। उससे पहले मध्य प्रदेश में यह आकलन 15 करोड़ का था और कर्नाटक में 20-25 करोड़ पर एमएलए का आकलन था। तो सत्ता जहां जितनी महंगी है, जितना उसका रिटर्न होना है, उसी हिसाब से उसकी बोली लगाई जाती है। और शायद नॉर्थ ईस्ट में यह खेल 1-2 करोड़ में ही हो जाता होगा। चलिए मैं आपको कुछ दशक और फिर कुछ सदियों पीछे ले चलता हूँ। कुछ दशक पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे रामकृष्ण हेगड़े। उनका विश्वास था कि अगर वो 500 करोड़ रुपए जमा कर लेंगे तो वो 500 एमपी खरीद कर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। खैर, उनका यह सपना तो सच नहीं हुआ, लेकिन उनकी बात नरसिम्हा राव बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने ये पैंतरा आजमाया। वो पैंतरा क्या था? वो एमपी लैड फंड उन्होंने शुरू किया, जिससे हर एमपी को साल में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत उनकी तरफ से मिल गई कानूनन तौर पे। तो बाद में फिर राव के ऊपर इल्जाम भी लगे कि उन्होंने जेएमएम के सांसदों की खरीद फरोख्त की थी। कोर्ट से वो बरी हो गए, लेकिन ये इल्जाम लोगों ने लगाए तो उसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर रही होगी, ऐसा सभी का मानना है। और एक दशक पीछे जाते हैं। 80 के दशक में एनजीओज का जोर था। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने लेफ्ट के एमपीज को खूब ऑब्लाइज किया। उनके एनजीओज को वेरियस स्कीम्स के तहत पैसे दिए गए और उन्हें एफसीआरए के अंडर बाहर से भी पैसे मंगाने की आज़ादी मिलती गई। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम नेता नहीं चुनते, अपना लीडर या एमपी एमएलए नहीं चुनते, हम चुनते हैं एक ठेकेदार। हम उसे 5 साल के लिए ठेका दे देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, चाहे वो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या एमपी की। तो फिर जब वो ठेकेदार है तो वो अपनी बोली तो लगाएगा ही। 80 के दशक में यह खरीद फरोख्त का मामला इतना गहरा गया था कि हिंदी का एक मुहावरा ही बदल गया। हिंदी में आया राम गया राम कहते हैं आने जाने वालों को, लेकिन हरियाणा में यह इतना प्रचलन हो गया इस चीज़ का कि उसे आया लाल गया लाल ही कहने लग गए, क्योंकि वहाँ भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल इसी काम में लगे हुए थे। पता नहीं किस दिन सुबह उठे और किसकी गवर्नमेंट बन जाए। तो फिर फाइनली इस आया लाल गया लाल की सरकार को बदलने के लिए एक पार्लियामेंट्री प्रावधान करना पड़ा और एक बिल लाया गया, जिसके तहत अब जो अभी भी लागू है, अब कम से कम 2/3 मेंबर एक पार्टी के पाला बदलेंगे तभी सरकार गिर सकती है। नहीं तो यह पहले एक एमएलए इधर से उधर हो जाए तो भी सरकार गिर जाती थी। और छोटे छोटे स्टेट्स जैसे हरियाणा, गोवा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में 1-2 एमएलए इधर उधर हो जाते थे और सरकार गिर जाती थी। उसके कुछ दशक पहले नेहरू ने अंग्रेजों की नीति ही अपनाई रखी थी, जहां पर वह हर स्टेट में अपने सूबेदार बैठा के रखते थे, जो कि गवर्नर के रूप में होते थे, क्योंकि उस समय पूरे देश में ही कमोबेश कांग्रेस का शासन था। अब आते हैं अंग्रेजों के शासन के दौरान कि वहाँ किस तरह से सत्ता की खरीद फरोख्त की गई। 1602 के आसपास पहली बार अंग्रेज भारत में आए जहांगीर के शासनकाल में, और उन्होंने सूरत का पोर्ट जहांगीर की आज्ञा से खरीदा, जहांगीर को पैसे देके खरीदा। फिर धीरे धीरे 1-8 सदी बीतते बीतते उन्हें ये समझ में आया कि इस देश में कुछ ठेकेदारों को खरीदो तो सत्ता को हथियाया जा सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने। 1750 के आसपास उन्होंने चेन्नई या उस समय के मद्रास पोर्ट पे कब्जा किया और फिर धीरे धीरे कलकत्ता की तरफ बढ़ना शुरू किया। वहाँ पर उनको मिल गए जगत सेठ और मीर जाफर,
जिन्होंने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर खुद बंगाल की गद्दी अपनाने की तरकीब अपनाई, और इस जुगत में उन्होंने साथ दिया रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के पास बंदूकें थी और उस समय भी बंदूकें और गोला बारूद की थोड़ी कमी थी देश में। तो सिराजुद्दौला की 60,000 की सेना ब्रिटेन की या रॉबर्ट क्लाइव की 3,000 की सेना के आगे नहीं टिक पाई। क्यों नहीं टिक पाई? क्योंकि जगत सेठ और मीर जाफर ने उनके सेनापतियों को खरीद लिया और 60,000 सैनिक मैदान से ही भाग गए। तो फिर खरीदी शुरू हुई कि नहीं? इस खरीद फरोख्त में आर्मेनियन ट्रेडर्स, जिनके नाम में आज भी आर्मेनियन स्ट्रीट है कलकत्ता में, उस समय आर्मेनिया से आए हुए ट्रेडर्स बंगाल में छाए हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इस खरीद फरोख्त में वह अंग्रेजों के साथ रहे। तो उस समय से यह प्रथा और मजबूत हो गई और लोगों को समझ में आया कि सत्ता को किस तरह से डायरेक्टली खरीदा जा सकता है, और शायद वही आज भी कायम है, क्योंकि शिंदे पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए और अब बॉम्बे में अवतरित हुए हैं। तो इस पूरे खेल के पीछे कोई ना कोई खरीदार तो जरूर होगा। अंग्रेजों का साथ दिया रियासतों ने अपने अपने छोटे छोटे राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों को पैसा देना शुरू कर दिया। तो अब दोहरा खेल चल रहा था, रियासतें अपने रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों को पैसा दे रहे थे और अंग्रेज पूरी सत्ता पे कायम रहने के लिए रियासतों को खरीद कर कायम थे वहां पर। इस पूरे गोरख धंधे में अंग्रेजों का साथ दिया सिंधिया परिवार ने, जिन्होंने झांसी की रानी को भी धोखा दिया और अगले 100 साल तक बेरहमी से अंग्रेज राज में कमाई की। अब इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, मुगल राजपाट कैसे कायम हुआ? बाबर क्या अपने आप चलता हुआ वहां से आ गया था? उसे बुलाया था इब्राहिम लोदी के भतीजे दौलत लोदी ने पैसे देकर। जब बाबर यहाँ आया तो उसने देखा कि यार यहाँ तो पैसे से सत्ता खरीदी जा सकती है, तो फिर वो यहाँ टिक गया। उसके बाद यही सिलसिला अकबर ने जारी रखा और पूरे राजपूताना में जो जो घराने वो खरीद सकता था वो खरीदे, और जो घराने उसके सुजरेनिटी जिसे कहते हैं, जो उसे पैसे देकर अपनी लड़कियों की शादी करके और घरोबा बनाकर अपना राजपाट चलाते रहे, वो अलग। आप देख रहे हैं कि अकबर का राजपाट भी खरीदारी से चला और राजपूताना में भी जो लोग शासन कर रहे थे, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में जो भी लोग शासन कर रहे थे, वो अकबर को या मुगल बादशाह को पैसा देते थे। अकबर ने एक और बहुत मजबूत चीज कायम की है। उन्होंने बताया कि आप एक बहुत बड़ी आर्मी जमा कर लो, तो बहुत बड़ी सेना होने का दबाव दुश्मन पर रहता है या दूसरे राजाओं पर रहता है, और वो राजा अगर समझदार है तो फिर वह पैसे देगा, लड़ाई नहीं करेगा। तो इसी तरह जय सिंह, मान सिंह और ऐसे जितने भी राजपूत थे, उन्होंने कभी भी अकबर से लड़ाई नहीं की। उसे पैसे देकर और मान मनोबल करके उससे शादी ब्याह रचाकर अपनी लड़कियों के उसके अधीन रहे। बल्कि राणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह ही सेना को लेकर गए थे, अकबर कोई वहां लड़ाई करने नहीं गए थे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप दिल्ली में बैठे और नीचे के लोग आपको पैसा पहुंचाते रहे। कांग्रेस में शायद लोग कहते हैं कि यह प्रथा आज भी कायम है कि राज्यों से पैसा दिल्ली पहुंचता है। तो अब इस सब में आप कहाँ हैं? आप वही हैं जहां सदियों पहले हमारे पूर्वज थे, यानी मुगलों के दरबार में किले के नीचे की घंटी बजाते थे, फिर अंग्रेजों ने हमें पिटीशन लिखना सिखा दिया और अब हम बिना घूस के, बिना अंडर द टेबल कुछ लिए कोई भी काम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सत्ता बड़ी महंगी चीज होती है और जब कोई सत्ता पे काबिज होता है तो वो उसका जुर्माना तो निकालेगा ही। तो आज जिन्होंने भी पैसा शिंदे को दिया है वह उसका जुर्माना तो निकालेंगे ही, और उसका जुर्माना कौन भरेगा? हम और आप। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।